path of helical path of charged particle helical path of charged particle in magnetic field समझ गए। जिस तरह से हम इजी एस्पेक्ट से आपको समझाएंगे उसी इजी एस्पेक्ट से ही आप इसको लीजिएगा, समझ गए, तभी सवाल बनेगा। हाई प्रोफाइल इसको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, हेलिकल पाथ कब होगा? जब चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो, समझ गए। क्योंकि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ सर्कुलर होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो चार्ज पार्टिकल का पाथ एक हेलिकल पाथ होगा, हम वो डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, इफ the velocity of the charged particle if the velocity of the charged particle if the velocity of the charged particle if the velocity of the charged particle is not perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो उसका पाथ हेलिकल पाथ होगा, है ना। इट्स पाथ वुड बी हेलिकल उसका पाथ हेलिकल होगा। समझ गए बात को? हेलिकल, समझ गए। अब देखिए, अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, बी वेक्टर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज को आपने प्रोजेक्ट किया इस तरह से कि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है ना। मान लो यहां से मैंने चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और ये कंफर्म है कि v b के परपेंडिकुलर नहीं है। बात आई समझ में? ठीक है। हेयर v वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर? तो आप करोगे क्या कि इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर देना। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। समझिएगा बात को। इस वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और एक मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर। समझ गए बात को? देखिए, चार्ज की इस वेलोसिटी को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दो v पैरेलल। v पैरेलल का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका नाम दे दो v परपेंडिकुलर, इन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बात फॉलो किए, है ना। मैंने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, समझ गए। वी रिजॉल्व द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स में हम लोगों ने ब्रेक किया, ठीक है। पहला कंपोनेंट v परपेंडिकुलर इन ए कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बराबर कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
सही है। और आइए दूसरा, v पैरेलल, यानी ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है फील्ड के बिल्कुल पैरेलल, फील्ड के बिल्कुल पैरेलल, यानी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या कंपोनेंट पैरेलल टू दी कंपोनेंट पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, v परपेंडिकुलर, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और ये कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए क्लियर है इतना? आपने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। बोलिए इतना में कोई डाउट बाबू? इतना में कोई डाउट? नो सर। नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब आप सोचिए, अब आप देखो कि ये वाला जो कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो बताओ इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। बोलो सब लोग को क्लियर? बोलो बोलो। हाँ, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से पाथ कैसा होने वाला है? सर्कुलर। कंफर्म 100%। समझ गया बात को? क्योंकि ये थ्योरी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ विल बी सर्कुलर। तो यहाँ पर उसकी जो एग्जैक्ट वेलोसिटी है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं था, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से पाथ सर्कुलर होगा, है ना। और इस मैग्नीट्यूड में, v परपेंडिकुलर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। आप लोग जानते हैं इस बात को। सर्किल पर जब मूव करता है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। बोलो क्लियर? और सर्कुलर पाथ जो होगा, वो सर्कुलर पाथ जो होगा उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी ऐसे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह का होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर। समझ गया इतना? तो देखो, ड्यू टू v परपेंडिकुलर, है ना, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये जो v परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। द पाथ वुड बी सर्कुलर, 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 पाथ सर्कुलर होगा, पाथ सर्कुलर होगा, एंड रेडियस ऑफ सर्किल, एंड रेडियस ऑफ सर्किल, एंड रेडियस ऑफ सर्किल, एंड रेडियस ऑफ सर्किल आर बराबर, हाँ क्या होगा? mv बाई क्यूबी नहीं, mv परपेंडिकुलर बाई क्यूबी। यानी v के जगह पर जो आप लेते थे पहले, आप ये कंपोनेंट लोगे mv परपेंडिकुलर बाई क्यूबी। सबको क्लियर हुआ? बोलो सबको क्लियर हुआ? बोलो हाँ। r बराबर mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यूबी। क्लियर है? ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो कि इस कंपोनेंट की वजह से हुआ, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात, v परपेंडिकुलर विल नॉट चेंज, ये जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं करेगा। v परपेंडिकुलर विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। समझ गया बात को? साथ ही साथ ये भी ऐड कर दो, द प्लेन ऑफ द सर्किल विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सर्किल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। द प्लेन ऑफ द सर्किल, the plane of circle, the plane of circle will be perpendicular to magnetic field, will be perpendicular to magnetic field। चलिए एक पहलू तो आपने पढ़ लिया, लेकिन चार्ज के पास इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, यानी v पैरेलल चार्ज के पास इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। यानी चार्ज
सर्किल पर मूव करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी मूव करेगा। यही तो बात है, चार्ज सर्किल पर मूव करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी मूव करेगा, क्योंकि उसके पास ये वेलोसिटी है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया बात को? इसीलिए मैंने कहा कि रिजल्टेंट पाथ जो होगा वो हेलिकल होगा या हेलिक्स होगा। रिजल्टेंट पाथ क्या होगा? हेलिकल होगा। बात आई समझ में? बोलो बोलो बाबू लोग। यस सर। देखो ये वाला एस्पेक्ट हो गया। अब देखिए, ड्यू टू वी पैरेलल, यानी इसके वजह से चार्ज विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी सर्किल पर घूमते घूमते वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी बढ़ता जाएगा। वो हम फिगर में दिखाएंगे आप लोग को, है ना। ड्यू टू वी पैरेलल द चार्ज विल मूव parallel to the field, the charge will move parallel to the field। समझ गया बात को? अच्छा, क्या v पैरेलल बदलेगा? क्या v पैरेलल बदलेगा? सुनिए, v पैरेलल बदलेगा, मतलब v पैरेलल की जो वैल्यू है क्या वो चेंज करेगा? तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो आप ये निकाल लो कि वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। पहले ये निकाल लो कि वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। सुनिए, द मैग्नेटिक फोर्स, पूरी बात को समझ लीजिए। द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वी पैरेलल, द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वी पैरेलल। देखो, F बराबर मैग्नेटिक फोर्स, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? क्यू वी क्रॉस बी, तो Q इंटू वी पैरेलल अक्रॉस बी वेक्टर। और तुम खुद बताओ, वी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है, तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? बोलो, 0 डिग्री। इसको ब्रेक करोगे साइन 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 का मान 0, यानी फोर्स की वैल्यू 0 होगी, है ना। मतलब वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब वी पैरेलल अनचेंज रहेगा। समझ गए? यानी मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा जिसकी वैल्यू होगी वी पैरेलल। जिसकी वैल्यू क्या होगी? बोलिए, ये वैल्यू क्या होगी? बोलिए, वी पैरेलल। So it will move parallel to the magnetic field. It will move parallel to the magnetic field. It will move parallel to the magnetic field. Parallel to the magnetic field with constant velocity. With constant velocity. और वो constant velocity कितनी होगी? V parallel। कितनी होगी? V parallel। बात आई समझ में? बोलो बाबू लोग, बोलो। तो अब आपके सामने एक तस्वीर बन गया होगा कि चार्ज, देखो, इस कंपोनेंट की वजह से पाथ सर्कुलर, और इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल आगे भी जाएगा। तो तसव्वुर करो, एक तो सर्कुलर पाथ, ये मैग्नेटिक, समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो सर्कुलर पाथ और मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग आगे भी जाना है। तो देखिए, समझ में आई बात? तो बोलिए, हेलिकल पाथ होगा कि नहीं होगा? स्प्रिंग के जैसा पाथ होगा कि नहीं होगा? बोलिए आप लोग, बोलिए। हाँ, एक तो सर्कुलर पाथ, लेकिन बस फर्क इतना है कि सर्किल में क्या होता है, अगर प्योर सर्कुलर मोशन हो तो जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे वो लौटेगा, लेकिन यहां पर वो बात नहीं होगी। समझ में आई बात? जहां से चलेगा वो वहां पर लौटेगा नहीं, क्योंकि वो अपने एक रिवॉल्यूशन में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी मूव कर चुका होगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग। सर आ गया। हाँ, तो यानी उसके पास दो तरह का मोशन है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन, और दूसरा मोशन मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग। तो आप कह सकते हैं द रिजल्टेंट पाथ
of the charged particle of the charged particle of the charged particle will be helical. Charged particle will be helical, will be helical. पाथ उसका हेलिकल होगा. बात फॉलो किए. अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं और जो देखिए अभी हम इस बार हम इम्प्रोवाइज करेंगे अपने नोट्स में. अभी हम लोगों ने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर रखा है. अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता, अच्छा कमर सुनोगे भी बात को, अगर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता तब क्या ये V पैरेलल कांस्टेंट होता? बोलो. तब क्या ये V पैरेलल कांस्टेंट होता? बोलो. नहीं सर. नहीं, तब ये V पैरेलल कांस्टेंट नहीं होता. यानी मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग वो मूव करता और V पैरेलल बदलता, V पैरेलल बदलता और V पैरेलल के बदलने से पिच भी बदलता, पिच भी बदलता. समझ में आई बात? लेकिन अभी V पैरेलल कांस्टेंट है तो पिच भी कांस्टेंट होगा. अब कुछ लोग के दिमाग में ये बात आता होगा, सर बार बार पिच वर्ड यूज कर रहे हैं, आखिर पिच है क्या? आइए अगला डायग्राम में आपको क्लियर करते हैं पिच क्या है. स्क्रीनशॉट ले लो. सर बोलिए. सर रेडियस होगा mv परपेंडिकुलर बाय qb. हाँ, तो v परपेंडिकुलर v sin थीटा होगा सर. और अभी sin थीटा का वैल्यू हमें, नहीं थीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रहेगा सर. अभी हमने एंगल दिखाया कहाँ है? अभी हमने एंगल दिखाया कहाँ है? अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये आपका v sin थीटा हो जाएगा और ये आपका v cos थीटा हो जाएगा. अभी हमने एंगल शो कहाँ किया है? शो किया एंगल हमने अभी? बोलो. नहीं सर. वो तो क्वेश्चन में अपने आप आ जाएगा, वो तो क्वेश्चन में अपने आप आ जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बस ये समझना है कि ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द फील्ड और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है पैरेलल टू द फील्ड. समझ गया बात को? स्क्रीनशॉट लो. चलिए अब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं. रिजल्टेंट पाथ उसका हेलिकल होगा, है ना. पहले तो वो डायग्राम बना देते हैं. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था. आपने इसका दो कंपोनेंट किया, एक फील्ड के पैरेलल यानी V पैरेलल और एक फील्ड के परपेंडिकुलर जिसका सिंबल आपने दिया V परपेंडिकुलर. कमर का यही क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? वो तो तब जब यहाँ पे हम लोग कोई एंगल लेंगे तब वैल्यू की बात करेंगे, है ना. आइए पाथ देखिए, पाथ कैसा होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. देखो कुछ इस तरह का पाथ वो फॉलो करेगा. बोलो सबको समझ में आया? बोलिए बाबू, बोलिए बाबू, सबको समझ में आया? बोलो. यस सर. कुछ इस तरह का पाथ वो फॉलो करेगा. समझ गए? मतलब सर्किल पर भी मूव कर रहा है. बोले ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो वो सर्किल पर भी मूव कर रहा है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग मूव भी कर रहा है. सोचो अगर प्योर सर्कुलर मोशन होता तो यहां से चला तो यहीं पे लौट के आता, यहीं पे लौट के आता. लेकिन देखो लौटा वो यहां पर, लौटा वो यहां पर. बात फॉलो किए? लौटा वो यहां पर. फिर देखो अगला चक्कर काटने के बाद देखो वो लौटा यहां पर. समझ रहे हैं बात को? बोलिए बाबू लोग, बोलिए. सॉरी यहां नहीं, यहां कहिए, यहां कहिए. बोलिए क्लियर है? बोलो बाबू, बोलो. यस सर. हाँ तो देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यही पिच है. यही डिस्टेंस क्या है? पिच है. अब फिर देखो सेकंड रिवॉल्यूशन में, देखो सेकंड रिवॉल्यूशन करने के बाद, सेकंड रिवॉल्यूशन देखिएगा आप लोग. जैसे मान लीजिए ये आपका पहला रिवॉल्यूशन हुआ तो वो लौट के यहाँ पे आया, वो लौट के यहाँ पे आया तो इसको आपने पिच कहा. और अब आइए सेकंड रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन देखिएगा, वो अगर पूरा रिवॉल्यूशन करके लौटता है तो यहाँ पे लौटा तो फिर आपका दूसरा पिच ये हो जाएगा, है ना. यहाँ पर डायग्रामेटिक वजह से आपको लग रहा है कि अलग अलग पिच है लेकिन दोनों पिच सेम होगा. दोनों पिच क्या होगा? बोलो. दोनों पिच क्या होगा? बोलो. सेम होगा. क्योंकि V पैरेलल की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है. V पैरेलल की वैल्यू चेंज, अरे
ये v पैरेलल की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो कैसे पिच बदल सकता है? पिच बदल नहीं सकता है, पिच कांस्टेंट रहेगा। बात आई समझ में? तो अब आप पिच को डिफाइन कैसे करोगे? सुनो, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम उसने लिया उतने टाइम में वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को पिच कहेंगे। सुनो बात को फिर से, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में उसने जितना टाइम लिया उतने टाइम में वो फील्ड के पैरेलल जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को क्या बोलोगे? उसी को क्या बोलोगे? बोलो, उसी को क्या बोलोगे? पिच बोलोगे। समझ में आई बात? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना उसने टाइम लिया उतने टाइम में वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जितना मूव किया उसी को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? पिच बोलोगे। पिच, पिच, PITCH, पिच, है ना? ये आपका पिच हुआ, ये भी आपका पिच हुआ। समझ में आई बात? बोलो क्लियर है? और हम बार बार कह रहे हैं कि अभी पिच की वैल्यू सेम होगी, अभी पिच की वैल्यू कांस्टेंट होगी। समझ में आई बात? तो देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पैरेलल टू द फील्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड, है ना? इन टाइम इन विच इट मेक्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना? कितने टाइम में? जितने टाइम में वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उतने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वो जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को आप क्या बोलोगे? पिच बोलोगे। समझ गए? तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पैरेलल टू द फील्ड इन टाइम in which it completes one complete revolution is called pitch, इसको पिच बोला जाएगा। बात आ गई समझ में? तो आइए पिच कैलकुलेट किया जाए, है ना? अभी ये जो कांस्टेंट पिच की वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले तो ये निकाल लो कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसको टाइम कितना लगेगा। रिवॉल्यूशन मतलब क्या? वो जो उसका पाथ सर्कुलर था, है ना? ये जो उसका पाथ सर्कुलर है 2πm/cube। हाँ ठीक है, आपको आता है, हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देते हैं इन लोग को। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? तो ये बताओ, सर्किल का रेडियस कितना था? mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय QB, ये R था, R का वैल्यू था। और आप जानते हैं एक रिवॉल्यूशन करने में टाइम आपको निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन कैपिटल T बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कौन सी स्पीड? सर्कुलर पाथ पर जो वो रिवॉल्व कर रहा है वो V परपेंडिकुलर से, V पैरेलल, हाँ नहीं, V परपेंडिकुलर। यस सर। आप सर्कुलर पाथ का रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर एक रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल रहे हैं, और सर्कुलर पाथ पर जो वो रिवॉल्व कर रहा है वो किस वेलोसिटी से? V परपेंडिकुलर, हाँ V परपेंडिकुलर। तो डिवाइडेड बाय V परपेंडिकुलर। गलती मत करना बाबू, समझ गया बात को? बराबर, हाँ। और दूरी कितनी होगी? तो एक चक्कर काटने में दूरी 2πr अब बटा V परपेंडिकुलर। अब बोल दो R का वैल्यू कितना? mv परपेंडिकुलर बाय QB, तो बराबर 2π और mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय QB इंटू V परपेंडिकुलर। और ये कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 2πm डिवाइडेड बाय QB, यानी एक चक्कर काटने में उसको टाइम इतना लगा। अब आपको ये निकालना है कि उतने टाइम में उसने फील्ड के पैरेलल कितना डिस्टेंस तय किया। तो अब ये बताओ कि फील्ड के पैरेलल उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी कितनी है? बोलो। V पैरेलल। तो अब ये निकाल लो कि इतने टाइम में अगर वो इतनी वेलोसिटी से जा रहा है फील्ड के पैरेलल तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। समझ गए? डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज, डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज
distance covered by charge parallel to the field, distance covered by charge parallel to the field S बराबर सिंपली स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है चूंकि पैरेलल टू द फील्ड, अब पैरेलल टू द फील्ड स्पीड है v पैरेलल, तो v पैरेलल इनटू टाइम, टाइम का वैल्यू 2 पाई m बटा QB, तो v पैरेलल इनटू टाइम का वैल्यू 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB। और बाबू मेरे यही आपका पिच हो गया, यही आपका पिच हो गया, जो उतनी देर से हम कह रहे थे बार बार कि v पैरेलल कांस्टेंट है इसीलिए पिच भी कांस्टेंट होगा। अगर v पैरेलल वेरिएबल होगा तो पिच भी क्या होगा, पिच भी क्या होगा, बोलो पिच भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाए ताकि v पैरेलल चेंज करे, और v पैरेलल के चेंज करने से है ना उसका पिच बदले, लेकिन यहां पर सारा पिच आपका इक्वल डिस्टेंस का होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बाबू लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए फ्रैंकली बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ यही हुआ। अगर स्टैंडर्डाइज करेंगे क्वेश्चन को तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाके लगा देंगे, समझ में आई बात। और तब कहेंगे कि क्या पिच वेरिएबल है कि पिच कांस्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और चार्ज की वेलोसिटी आपने इस तरह से ली, पिच वेरिएबल की पिच कांस्टेंट, आंसर क्या टिक मार क्या होगे, बोलो क्या टिक मार क्या होगे, कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पिच कैसे कांस्टेंट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो पिच कैसे कांस्टेंट होगा, पिच वेरिएबल ना हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इस दिशा जिस डायरेक्शन में वो खुद है, जिसे v पैरेलल बदलेगा। अब v पैरेलल बदलेगा तो पिच भी बदलेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर। हाँ यही हुआ हेलिकल पाथ, जिसको लेके कमर कुछ दिन पहले हमको बोला था। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं, तो चूंकि वार्निंग आ चुका है तो आपको सेकंड लिंक हम देंगे, तब क्लास ज्वाइन कीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। एक फिलहाल एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसका। जैसे जैसे स्टेप बताएं वैसे वैसे काम कीजिएगा। एकदम परफेक्शन है, मतलब एक तरह का क्वेश्चन इसमें होगा जो आप आराम से कर लीजिएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। A proton enters with velocity 4 into 10 to the power 5 meter per second, enters a magnetic field, शॉर्ट फॉर्म में enters a magnetic field of 0.3 Tesla. The velocity makes an angle of 60 degree. The velocity makes an angle of 60 degree with magnetic field. Obviously वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तुम कंफर्म है ये बात, है ना। कहता है बताइए, कैलकुलेट द पिच ऑफ द हेलिक्स। आपको हेलिक्स का पिच कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द पिच ऑफ द हेलिक्स। क्लियर है। देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू दिया हुआ है 0.3 टेस्ला, है ना। आपने प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी एंगल कितना 60 डिग्री, और v का मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, है ना। जैसे बताए हैं वैसे ही काम करना। v का दो कंपोनेंट, एक इधर v पैरेलल और एक इधर
वी परपेंडिकुलर, इधर वी परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है? बताओ वी पैरेलल की वैल्यू क्या होगी? वी पैरेलल की वैल्यू क्या होगी? तो वी और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल 60 डिग्री, यानी वी cos 60 डिग्री। बोलो सब लोग, बोलो सब लोग, बोलो। V cos 60 degree. हाँ, वी पैरेलल का वैल्यू वी cos 60 डिग्री, वी cos 60 डिग्री, और वी का वैल्यू 4 इंटू 10 टू दी पावर 5, और cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये वी पैरेलल आ गया। अब आइए वी परपेंडिकुलर, हालांकि जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद हो तो, समझ गए बात को, ये निकालने का कोई जरूरत है नहीं हम लोग को, समझ गए। आपको कह रहा है पिच निकालने के लिए, अभी याद करो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आया था, यानी एक रिवॉल्यूशन में करने वाला चक्कर कितना आया था? बोलो कितना आया था? 2πm/qb। हाँ 2πm/qb। हाँ, टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन, यानी टी बराबर 2πm/qb। तो प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन का चार्ज होता है E 1.602 वाला मामला, यानी E इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोटॉन का मास, ये प्रोटॉन का मास। समझ गया बात को? आइए ये टाइम पीरियड हो गया। क्या निकालने बोल रहा है? पिच। क्या निकालने बोल रहा है? पिच। कहने का मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये क्या है बोलिए? मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये आपको पिच निकालने बोल रहा है, ये आपको पिच निकालने के लिए बोल रहा है। बोलो समझ में आया? मतलब कि फील्ड के पैरेलल इस एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, समझ गए? ये पिच आपको निकालने के लिए बोल रहा है, पिच। तो बोलिए पिच बराबर यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग वो किस स्पीड से जा रहा है? बोलो किस स्पीड से जा रहा है? वी पैरेलल। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग वो किस स्पीड से जा रहा है? वी पैरेलल स्पीड से। तो पिच बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी वी पैरेलल इनटू टाइम, वी पैरेलल इनटू टाइम। वी पैरेलल की वैल्यू बोलो, ये लाए हैं 2 इंटू 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, टाइम पीरियड 2 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम, और उसको अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो -27 किलोग्राम। बोलो क्लियर है? बोलो सब लोग को क्लियर है? प्रोटॉन का मास पुट किया, किसका मास पुट किया? बोलो 1.67 10 to the power -27. हाँ, किलोग्राम प्रोटॉन का मास पुट किया। अब बटा ई का वैल्यू 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.3 है ना। इतना आ जाएगा पिच का वैल्यू। सॉल्व करने के बाद आंसर मीटर में ले आइएगा। आंसर किस में ले आइएगा? मीटर में। बोलिए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन? बोलिए हेलिकल पाथ का, बोलिए। Yes sir. Clear है. स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, यही पूछता रेडियस ऑफ द हेलिक्स। क्या पूछता? रेडियस ऑफ द हेलिक्स। तो वही जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है, यानी आर। तो आर का वैल्यू क्या था? mv परपेंडिकुलर बाई क्यूबी, है ना। क्वेश्चन में यही पूछ सकता है रेडियस ऑफ द हेलिक्स, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। जो सर्किल का रेडियस आप निकालते हैं mv बाई क्यूबी, बस mv परपेंडिकुलर बटा क्यूबी। बोलो क्लियर है सबको? बोलो कमर। Yes sir. हाँ कमर, बोलिए कमर। यस सर क्लियर है। रेडियस ऑफ द हेलिक्स, ये भी कर ही देते हैं। रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स,
रेडियस ऑफ हेलिक्स यानी आर, और आर बराबर mv परपेंडिकुलर बटा क्यू बी, क्यू मतलब ई आई इंटू बी, यहाँ mv परपेंडिकुलर। ये बताओ v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v cos 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो v cos 30 डिग्री तो बराबर m, अब v cos 30 डिग्री, v cos 30 डिग्री बटा e इंटू बी, है ना। आप लोग वैल्यू पुट करके रेडियस ऑफ द हेलिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोलो। यस सर। चलिए अब हम लोग जा सकते हैं साइक्लोट्रॉन में, पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन की। हम डायरेक्ट जाएं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। बोलिए आप लोग, जैसा बोलिए। नहीं, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे सर। साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे सर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग क्वेश्चन खोजिए। मतलब नीट में, जेई में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में मोशन, क्वेश्चन खोज करके हमको भेजिए आप लोग बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मौजूदगी में चार्ज का मोशन, आप लोग क्वेश्चन बना के हमको भेजिए ताकि हम आपको लिए बनाएंगे यहाँ पर बोर्ड पर। यह आप लोग की ड्यूटी है। लेकिन अब अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। हो गया?